हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि इस समय बिहार में बीपीएससी द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा की परीक्षा में हुई धांधली, खास करके प्रश्न पत्रों को देने में डिले और पेपर लीक के मामले में हुई धांधली के विरोध में वहाँ के स्टूडेंट्स पटना में भारी विरोध कर रहे हैं। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है। अभी तक खबर है कि एक स्टूडेंट ने सुसाइड भी कर लिया है, तो उस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है और मुझे उम्मीद है कि यह चैनल आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि यह वीडियो आप लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के लिए भारी भरकम फीस आपको देनी पड़ती है इंस्टीट्यूट में। मैंने तो विजन आईएएस में क्लास लिया है। मैंने देखा है कि वहाँ स्टूडेंट्स बिहार के भारी भरकम फीस दे करके पढ़ते हैं, जो कि इस तरह के वीडियो के बाद अब बेमानी होता नज़र आ रहा है। खैर, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि फंडामेंटल राइट्स के जिस सीरीज पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें आज दूसरे सेगमेंट यानी राइट्स टू फ्रीडम पर हम लोग जिक्र करेंगे। इसमें अनुच्छेद 19 का जिक्र करेंगे और इसी प्रकार से 20, 21, 22 का भी जिक्र आगे करेंगे। ये सभी अनुच्छेद 19 से 22 तक राइट्स टू फ्रीडम में आते हैं। हम लोगों ने राइट्स टू इक्वलिटी का जिक्र कर लिया है, अनुच्छेद 18 तक पढ़ लिया है। आज अनुच्छेद 19 डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 19 में 6 उपवाक्य हैं। 19(1), 19(2), 19(3), सॉरी ये तो अपवाद हैं। 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e), एफ को हटा दिया है। 19(1)(f) को हटा दिया है, सॉरी जी कर दिया है। 19(1)(g) होगा ना, हाँ, 1 ई के बाद 1 जी होगा। एफ को हटा दिया है, 1 एफ को हटा दिया तो 19(1)(a) 1 हो गया, 19(1)(b) 2 हो गया, 19(1)(c) 3 हो गया, 19(1)(d) 4 हो गया, 19(1)(e) 5 हो गया, 19(1)(g) 6 हो गया, 19(1)(f) को हटा दिया है। पहले 1978 के पहले ये 7 तरह की आज़ादी हुआ करती थी, जिसे कई विशेषज्ञों ने मैग्ना कार्टा कहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर भी इसे मैग्ना कार्टा ही मानते थे। मोटे तौर पर आप ये कह लीजिए अनुच्छेद 19 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्वतंत्रता के अधिकार में, और इसके 6 अपवाद भी हैं। जैसे 19(1)(a) का अपवाद 19(2) में है। इसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा पंडित नेहरू ने जोड़ा था, जब रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, और जब ब्रिज किशोर का मामला वर्सेस दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में आया 1950 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जैसी चीज़ों पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए अगर सरकार इसे संशोधन करके जोड़ती है तब भले ही हम इस पर विचार करें, लेकिन अभी हम इन्हें पूरी इजाज़त देते हैं कि ये अपने हिसाब से काम कर सकें। जैसे रोमेश थापर हड़ताल करना चाहते, हड़ताल को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का खास करके हिस्सा माना गया, और ब्रिज किशोर या ब्रिजभूषण सिंह जैसे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही राय व्यक्त किया। वह दिल्ली में कुछ धरना प्रदर्शन वो भी करना चाहते थे, ठीक है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी, हालांकि बाद में चल करके 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको जस्टिफाई कर दिया। दूसरे शब्दों में, इसके पहले चंपकम दुर्राई राजन का केस भी सामने आ गया था वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, वो भी था। तो इन सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 में पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़े गए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन
यानी तार्किक रूप से लगाई गई पाबंदी को उचित पाया, तो मैं उसी का जिक्र कर दे रहा हूँ। एक्चुअली अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(3), अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 19(5)(2) के लिए है, अनुच्छेद 19(6), यानी 1D और 1E दोनों का अपवाद 19(5) में दिया हुआ है। 19(6) एक्चुअली ये 19(1)G का अपवाद है। दूसरे शब्दों में आपको AK-47 लगाने की, फैक्ट्री लगाने की इजाज़त तो दी नहीं जा सकती। पेशे, वृत्ति या रोजगार की जो इजाज़त या कारोबार की जो इजाज़त दी गई है अनुच्छेद 19(1)G में, उसमें AK-47 और AK-56 लगाने की, फैक्ट्री या एक्सप्लोसिव RDX बनाने या PETN मटेरियल बनाने की भी इजाज़त आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आएगा। दूसरे शब्दों में किसी भी चीज़ के रीजनेबलनेस यानी युक्ति संबंधी मामले को जस्टिफाई करने के लिए 3 चीज़ों का होना जरूरी है। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पहली बात तो आपको कलेक्टिव गुड यानी सामूहिक हित की बात करनी है, यानी जो आप प्रतिबंध लगा रहे हैं वो सामूहिक हित से संबंधित हो, इसका कोई मटेरियल साक्ष्य हो, और जो पर्पज आप हासिल करना चाहते हो इसके द्वारा, उसका भी वर्णन इसमें होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं तो वह चीज़ रीजनेबल है। और अगर इन 3 में से पहले 2 खास करके नहीं हैं तो वह रेस्ट्रिक्शन यानी वह पाबंदी रीजनेबल नहीं माना जाएगा। वैसे तीनों हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम रीजनेबलनेस को डिफाइन कर सकते हैं। इनको युक्ति प्रतिबंध या पाबंदी कह सकते हैं हिंदी में, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को। तो अनुच्छेद 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6) के अंतर्गत रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, जिसमें 19(5)(2) उपबंधों पर लगाए गए प्रतिबंध, यानी 1D, यानी अगर आप कोरोना से ग्रसित हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप, मैं एक का प्रतिबंध कह दे, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, आप चौराहे पर खड़ा होकर के एक्सप्रेशन के नाम पर सरकार को गाली तो दे नहीं सकते, जैसा रोमेश थापर करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन उस समय चूंकि रीजनेबल कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसअलाउ नहीं किया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर चीज़ों को डिसअलाउ करने लगा। हालांकि इसमें सरकार की आलोचना नहीं आती है। 1960 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार की आलोचना करना रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह लीजिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंतर्गत आप सरकार को गरिया नहीं सकते चौराहे पर खड़ा होकर के, या समाज के बारे में या देश के बारे में आप कोई अभद्र बात नहीं कर सकते। आप न तो, चूंकि फंडामेंटल ड्यूटीज भले ही नॉन जस्टिशिएबल हो यानी अवाद योग्य हो, फिर भी इसको अनुच्छेद 19(1)A से जोड़ करके देखा जा सकता है। जैसे संविधान के प्रति आप जला नहीं सकते, जैसे झंडे को पैर के नीचे कुचल नहीं सकते, इत्यादि इत्यादि। राष्ट्रगान का अपमान किसी भी रूप में नहीं कर सकते। इसमें चौकसी का केस भी मध्य प्रदेश का है ही, 2018 का, वो भी अलाइव है। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। इसी प्रकार से भले ही फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य अवाद योग्य यानी उनको लागू करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते या किसी भी अदालत में नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने मोहिनी जैन, उन्नी कृष्णन जैसे वाद में किसी न किसी रूप में उसे लागू किया ही। और अभी 2017 में जब जस्टिस खेहर की बेंच ने सुनवाई कर रही थी, NJSC को जब रद्द करने का फैसला किया तो उसने अनुच्छेद 50 का जिक्र किया, जो पूरे DPSP अवाद योग्य है, यानी नॉन जस्टिसिएबल, अनुच्छेद 36 के अनुसार, अनुच्छेद 37 के अनुसार, वह अवाद योग्य है। फिर भी उसमें दिया हुआ है फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी देश के शासन चलाने में उसकी भूमिका बहुत अहम है।
तो इसको सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से समय समय पर परिभाषित करता रहता है। तो 19(1)(a) के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की लिमिट दी गई है कि भाई आप इसमें 8 मुख्य रूप से पाबंदियां आती हैं। जैसे भारत का किसी देश के साथ जो संबंध है, सुरक्षा संबंधी मामला है, सॉवरेंटी यानी संप्रभुता संबंधी मामला है, या ये जैसे कोर्ट का की आलोचना है, या किसी हिंसा के लिए उकसावा देना है, या किसी की अवमानना करना है, नैतिकता के आधार पर कोई अपराध करना है, जैसे साधु संत लोग अपने शिष्यों के साथ करते रहते हैं, धर्म की आड़ में, नैतिकता की आड़ में वो लोग पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। मैं खुल करके इस बारे में कोई बात नहीं कहूँगा, तमाम साधु संत को इस मामले में सजा हो चुकी है। तो चाहे वो मौलवी हों, चाहे किसी धर्म से संबंधित हों, मोटे तौर पर पादरी हों, मौलवी हों या धर्मगुरु हों, हिंदू समाज में कोई भी अपने इस धर्म की आड़ में गंदा काम नहीं कर सकता। जैसा कि कुछ लोगों पर आरोप है, कुछ लोग सजा भुगत भी रहे हैं। ऐसी दशा में मोटे तौर पर आप कह सकते हैं ये सभी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो पड़ोसी देशों के साथ या किसी भी देश के साथ संबंध में भारत के संप्रभुता है, आंतरिक सुरक्षा है, न्यायालय की अवमानना है, इसमें हिंसा के लिए उकसाना है, नैतिकता के आधार पर कोई गलत काम, कोई गंदा काम करने पर पाबंदी है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के मामले में अवमानना करना है, या आप कह सकते हैं कि वो किसी व्यक्ति का मानमर्दन करना है, तो उस पर भी पाबंदी है। आप यूं ही किसी व्यक्ति के बारे में अनाप शनाप नहीं बोल सकते जिससे कि समाज में उसकी जगहंसाई हो, उसकी प्रतिष्ठा में गिरावट आए। तो इन सब पर रोक है। तो मोटे तौर पर 8 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के तहत रोक लगा दी गई है। दूसरा है बिना शस्त्र के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की आज़ादी है। हालांकि इस पर भी रेस्ट्रिक्शन है। जैसे चोरवे जो होते हैं वो शांतिपूर्वक इकट्ठा होते हैं, सियार या गीदड़ की आवाज़ में बोल करके। मक्के के खेत में हमने तो देखा है, वो इकट्ठा हो जाते हैं और धीरे से सेंधमारी करके सामान उठा ले जाते हैं। खास करके 2 बजे से 5 बजे के बीच में वो ये खुराफात करते हैं। पहले रेकी करके पता कर लेते हैं कि फलाने कहाँ कहाँ अपना सामान रखते हैं। एक्चुअली घर का ही कोई भेदिया होता है, काम करने वाली हो या कोई और हो, नाऊ हो या कोई और हो, जिनसे पता करते हैं वो कि भाई इनके यहाँ कौन कौन सामान है, और धीरे से रात में सेंधमारी करके उठा ले जाते हैं। तो इसलिए बिना शस्त्र के दिया है। बिना शस्त्र के तो चोर भी रहते हैं, लेकिन वो गलत काम नहीं कर सकते। उसके लिए इंडियन पीनल कोड में गंभीर धाराएं हैं। ठीक है, आप 400 विषय भी नहीं कर सकते। भारतीय दंड संहिता के जो भारतीय न्याय संहिता हो गया है, उसमें कई तरह की धाराएं हैं जो कि इन सब पर पाबंदी लगाती हैं। तो उन सब के तहत जो है ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगा। हमने एक उदाहरण आपको दिया कि भाई केवल शांतिपूर्वक इकट्ठा होना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। इसका विस्तार में, डिटेल में वर्णन इंडियन पीनल कोड में मिलता है कि भाई आप, अब मान लीजिए आप शांतिपूर्वक इकट्ठा हुआ और किसी घर में सेंधमारी कर लिया, राहजनी कर लिए। जैसे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने शोले में काम किया है कि उन्होंने लकड़ी का पिस्टल बना करके असरानी जो अंग्रेजों के ज़माने के जेलर बनते थे उनके पीठ पर लगा दिया और कहा कि दरवाज़ा खुलवाओ, और दरवाज़ा खुलवा करके धीरे से वहाँ से फरार हो गए। तो इन सभी अपराधों का जिक्र भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। पहले ये इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता था, इसे मोदी सरकार ने बदल करके जो 1 जुलाई 2024 से ही प्रभावी हुआ है, भारतीय न्याय संहिता कर दिया है। खैर, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तीसरा जो है वो 1C है, जिसमें पहले ये था कि भाई आप
संघ यानी यूनियन बना सकते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज गठित भी होती हैं, संगठन बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी इसी के तंत्र आदि इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं, संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, कारपोरेशन निगम बना सकते हैं। कोऑपरेटिव को बाद में जोड़ा है, ये इसको अभी हाल में जोड़ा है, मुझे लगता है 97वें 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा, इसे मनमोहन सिंह की सरकार उस समय थी, इसको जोड़ा था। इसको आंशिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि भाई ये राज्य सूची का विषय है, केंद्र इसमें ज़्यादा दखल नहीं दे सकता है। फिर भी फंडामेंटल यानी संविधान में संशोधन का अधिकार तो केवल संसद को ही है, राज्य विधानमंडलों को तो है नहीं। इसलिए जो प्रावधान संसद ने जोड़े हैं फंडामेंटल राइट्स वगैरह में, जो पॉजिटिव हैं उनको रद्द नहीं किया है, जो नेगेटिव हैं उनमें से कुछ को रद्द किया है, जो राज्य सरकारें भी कर सकती हैं। खास करके ऑपरेटिव पार्ट को रद्द किया है, जो परिचालनात्मक दृष्टि से इसमें जोड़े गए थे। तो 1C इससे संबंधित है। 1D ये है कि आपको अगर आप कोई संचरी या अछूत जैसी कोई बीमारी आपको पकड़ी हुई है जो छुआछूत से फैल सकती है, तो ऐसी दशा में आपको किसी यानी छुआछूत से फैलने वाली बीमारी, संचरी बीमारी, कॉन्ट्रेक्चुअल या इन्फेक्शियस डिजीजेस के मामले में, जैसे कोरोना कोविड-19, आपको क्वारंटीन किया जा सकता है किसी अस्पताल में, किसी जगह पर आपको रोका जा सकता है, कन्फाइन किया जा सकता है। नहीं तो इसमें ये थोड़ा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मोटे तौर पर आप ये थोड़े कह के कि भाई कोरोना हमको हुआ है तो हम सबको पकड़ाएंगे, एड्स हमको हुआ है तो हम सबको पकड़ाएंगे किसी न किसी बहाने, ठीक है, चाहे सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो या किसी और तरह से, चाहे इन्फेक्टेड सिरिंज के माध्यम से हो। ऐसा थोड़ा है कि आप इसको फैलाने की आपको इजाज़त दी जाएगी। आपको कन्फाइन किया जा सकता है किसी हॉस्पिटल में, किसी जगह पर आपको रोका जा सकता है, और वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में आएगा, चूँकि इसमें सामूहिक हित शामिल है। इसका मटेरियल साक्ष्य भी है। मटेरियल का मतलब ये नहीं है कि ईंट पत्थर जैसा ही मटेरियल हो। जैसे आपको कोविड-19 पकड़ा है, ये तो जांच से ही पता चल गया, तो इसमें सामूहिक हित भी शामिल है कि भाई आप ट्रेन में सफ़र करेंगे, बस में सफ़र करेंगे, तो जो स्वस्थ आदमी है उसको भी आप पकड़ाएंगे। उद्देश्य है समाज में बदहजमी को रोकना, उद्देश्य भी इसका क्लियर है। इसलिए ये सभी चीज़ें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से 19(1)(E है, ये डी यहाँ तक हमने ई हम जिक्र कर रहे हैं। 1E में ये कहा गया है कि आप भोले भाले SC ST की संपत्ति खरीद नहीं सकते, कहीं भी बसने का अधिकार है, घूमने टहलने के अधिकार को तो पूरे भारत में, भारत के बाहर भी जा सकते हैं। मनेका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर आप अच्छे काम के लिए भारत के बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, वह भी इसमें, यानी थ्रू आउट इंडिया को, अक्रॉस इंडिया आप समझिए, भारत के बाहर भी आपको जाने की छूट है। दूसरे शब्दों में 19(1)(D के अंतर्गत केवल भारत के भीतर ही भ्रमण करने का अधिकार नहीं है, भारत के बाहर भी भ्रमण करने का अधिकार है। किसी भी अच्छे काम जैसे स्वास्थ्य लाभ के लिए आप जा सकते हैं। ये मनेका गांधी बनाम भारत संघ मामले में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था। खैर, 19(1)(E जो भोले भाले अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, एक तो उनके पास जमीनें ऐसे ही कम हैं, और अगर उसको भी आप खरीद लेते हैं बिना प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की इजाज़त के, मजिस्ट्रेट उनसे पूछता है भाई वो किसी कंपल्शन के तहत तो नहीं इसको बेच रहे हैं, स्वेच्छा से बेच रहे हैं कि नहीं, तो मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही वो ज़मीन आप खरीद सकते हैं और वहाँ बस सकते हैं। तो इस प्रकार से 19(1)(E के अंतर्गत इस तरह की व्यवस्था है। 19(1)(F जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया है, उसको भाग 12 के अंतर्गत 300A में जोड़ दिया है, यानी लीगल राइट बना दिया है। इसीलिए उसके रेस्टिट्यूशन यानी उसके स्थापना के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते, पहले आपको अनुच्छेद 226 के तहत
हाई कोर्ट जाना, इसके बाद ही हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार बढ़ गया है, सुप्रीम कोर्ट से अधिक व्यापक हो गया है। इस पर भी यूपीएससी और कई राज्य लोक सेवा आयोगों ने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे हुए हैं और आप इसका बखूबी इसी तरह से उत्तर अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 की तुलना करके दे सकते हैं। अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत चाहे वो प्रोफेशन का अधिकार हो, एम्प्लॉयमेंट वृत्ति यानी रोजगार का अधिकार हो, किसी ट्रेड का अधिकार हो, व्यापार या कारोबार का अधिकार हो, बिजनेस का अधिकार हो यानी कारोबार का अधिकार हो, तो ये इन सभी मामलों में अंबेडकर साहब की सोच ये थी कि जो विरसे आधारित यानी विरासत आधारित, जो खानदान आधारित पेशा है उसको तोड़ा जाए। दूसरे शब्दों में लिबर्टी शूज बनाने वाले बंसल लोग मारवाड़ी हैं, वो कोई मोची नहीं है, लेकिन फिर भी लिबर्टी शूज बनाते हैं और उसको बेचते हैं और उससे लाभ कमा करके आज करनाल के अमीर लोगों में शामिल हैं। उनके लिबर्टी के शूज जो हैं और स्लीपर्स विदेशों में भी बेचे जाते हैं। दूसरे शब्दों में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मोची जात के होंगे तभी जूता बनाएंगे, आप धोबी जात के होंगे तभी कपड़ा धुलेंगे। कोई भी इस पेशे में उतर सकता है, ये कारोबार कर सकता है। तो 19(1)(g) के रिस्ट्रिक्शन में अब AK-47 AK-56 लगाने की आपको इजाज़त तो नहीं दी जाएगी, RDX या कोई एक्सप्लोसिव बनाने की इजाज़त तो आपको दी नहीं जाएगी। इसी प्रकार से PETN या कोई और विस्फोटक पदार्थ बनाने की इजाज़त आपको दी नहीं जाएगी। इसकी फैक्ट्री लगाने की इजाज़त तो दी नहीं जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये फंडामेंटल राइट है हमारा, इसलिए हमको इसमें छूट दी जाए। ऐसा तो किया नहीं जा सकता। अब तो ये सब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंतर्गत हैं, क्योंकि इसमें समाज का हित है, रेगुलेशन समाज के हित में ही किया जाता है, विनियमन समाज के हित में ही किया जाता है। तो अनुच्छेद 19 पर मैंने विस्तृत चर्चा की। 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e), 19(1)(f) को यहाँ से हटा दिया है अनुच्छेद 31 में और इसमें संशोधन कर दिया है और इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत लीगल राइट बना दिया गया, यानी आप संपत्ति को खरीद और बेच सकते हैं। उसमें केवल बाजार कीमत पर कंपेंसेशन यानी क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा देना होता है। अगर राज्य अधिग्रहण करता है तो कोई भी खरीदता है तो उसे भी बाजार कीमत पर ऑनर की रजामंदी के बाद ही उसको खरीदा और बेचा जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में 19(1)(f) को लीगल राइट बना, जिससे संबंधित कोई डिस्प्यूट है तो आप हाई कोर्ट जाइए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। 19(1)(g) आज भी फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। इसमें रोजगार की फ्रीडम है, रोजगार का फ्रीडम है, इसमें किसी पेशे का फ्रीडम है। जैसे डॉक्टर है, पेशेवर है, तो उसका वो भी एक पेशा है, वकालत एक पेशा है, CA का एक पेशा है, ये सभी कर सकते हैं, सबके लिए फ्रीडम मिला हुआ है। और साथ ही इसमें किसी ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी दूसरे देश के साथ करते ही हैं लोग, और कोई बिजनेस करिए, कोई कारोबार करिए, सबकी छूट है। तो लेकिन इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जैसा मैंने बताया कि AK-47 AK-56 की आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते, यानी जो समाज के हित में नहीं है उसे वह काम आप नहीं कर सकते। लेकिन ये विरसे आधारित नहीं है, यानी खानदान दर खानदान चलने वाला नहीं है। ये कोई आदमी कोई भी पेशा कर सकता है, जैसे मैंने बंसल बंधुओं का उदाहरण दिया करनाल के, जो लिबर्टी शूज और स्लीपर्स बनाते हैं। खैर, अनुच्छेद 19 का मैंने जिक्र किया, इसके अपवादों का भी जिक्र किया। उम्मीद है यह चीज़ आपके समझ में आई होगी। अगर यह चैनल आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।